जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट समझाऊंगा। दोस्तों, जैसा आपको पता है, अगले महीने जुलाई में पूर्ण बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एक बार फिर से पूर्ण बजट पेश करेंगी आगे के खर्चे के लिए। इससे पहले जो बजट पेश हुआ था वो एक अंतरिम बजट पेश हुआ था, जिसमें कुछ ज्यादा घोषणाएं नहीं हुई थी आपके लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से उम्मीदें बढ़ गई हैं पेंशनर की, सरकारी कर्मचारियों की, देश की जनता की, कि शायद कुछ इस बार बजट में हमें मिल जाए। जो हमारी मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए हमें बजट में कुछ मिल जाए। दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इस बार नई सरकार पे दबाव है, वोटों का दबाव है। जो पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला था उसका दबाव है। तो दोस्तों, इसको भुनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है बजट में। हो सकता है कुछ मांगे आपकी पूरी हो जाए, हो सकता है कुछ ऐसा बजट पेश हो जाए जिसमें आपकी मांगे पूरी की जा सकती हो आगे। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी, पेंशन धारकों को मिलेगा बजट से शानदार तोहफा, पीएम मोदी जी, वित्त मंत्री का होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी या फिर वित्त मंत्री जी या फिर रक्षा मंत्री जी कुछ ऐलान कर सकते हैं आपके लिए। ये एक सोचने वाली बात होगी, क्योंकि दोस्तों, अगर हमें पूर्ण बजट मिल जाएगा, बजट अलॉट हो जाएगा, तो उसमें हमें उम्मीद है कि आगे हमें कुछ देखने को मिल जाए। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले 18 महीने का डीए का एरियर। दोस्तों, इसका खर्चा है लगभग 34,000 करोड़। अब कई पेंशनर बोलते हैं कि सर, आप बार बार इस पे चर्चा क्यों करते हो 18 महीने का डीए का एरियर पे। दोस्तों, ये आप ही का पैसा है, हम इसे भूल नहीं सकते हैं। भले ही भारत सरकार नहीं दे रही हो, लेकिन हम ये लेना चाहेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि ये हमें मिल जाए। और दोस्तों, इसका मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारा पैसा है, इसलिए हम इसे लेंगे, अपना हक जरूर लेंगे। इसलिए मैं बार बार इस मांग को उठाता हूं। तो दोस्तों, 34,000 करोड़ 18 महीने का जो डीए का एरियर है, ये भी मिलना चाहिए। हो सकता है कि बजट में इसका कुछ हो जाए, आगे ये हमें मिल जाए, लेकिन हमें ये चाहिए, छीन कर लेना पड़ेगा ये हमें। फिर दोस्तों, जुलाई से ओआरओपी 3 का फायदा। जी हां दोस्तों, अभी ओआरओपी 3 का बजट तैयार नहीं है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जब पूर्ण बजट पेश होगा, जब पेंशन बजट पेश होगा, जिसमें कि डिफेंस बजट में ओआरओपी 3 का भी एक मुद्दा है, तो दोस्तों इसका भी बजट तय हो और ओआरओपी 3 हमें मिले। फिर दोस्तों, कम्यूटेशन बहाली 12 साल पे। जी हां दोस्तों, जो 15 साल तक आपका पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से कम्यूटेशन का, उसे कम किया जाए, वो पीरियड कम किया जाए। तो दोस्तों, इसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं आगे चलकर बजट में शामिल होगा कि कितना बजट यहां पे अलॉट किया जाएगा इन चीजों को करने के लिए। पेंशन पर टैक्स छूट। जी हां दोस्तों, पेंशन पे आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जो टैक्स की रेंज में आ रहे हैं, तो क्या छूट मिल सकती है, यह भी देखना होगा। पेंशनर की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर की न्यूनतम पेंशन है वो भी इतनी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार पेंशन भोगियों को नाराज नहीं करना चाहती है। सरकार को पता चल गया है कि अगर सत्ता में काबिज रहना है तो पेंशन भोगियों से कोई बैर मोल नहीं लेना है। जी हां दोस्तों, आपने वोट दिए, केंद्र को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। अब दोस्तों, आप अपनी इच्छाएं देख रहे हैं कि कौन सी सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। अगर आपको लगता है कि ये वाली सरकार हमारी मांगों पर ध्यान दे रही है, हमारी बातें सुन रही है, तो आप उसे वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ, पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों आपकी मांगे नहीं सुनी गई, आपकी बातों को नजरअंदाज किया गया, सही से सुना नहीं गया, तो इसका असर वोटों पर भी देखने को पड़ा। तो दोस्तों, जनता ने या फिर पेंशनर ने, पूर्व सैनिक ने यह ठान लिया है कि जो हमारी मांगों पर ध्यान देगा, जो हमारी बात सुनेगा, हम उसे ही सत्ता पर बिठाएंगे और आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों, इसका असर यहां पे देखने को मिला। ऐसे में पेंशन भोगियों की लंबित मांगे अब सरकार इस कार्यकाल में पूरा करते हुए दिखाई देंगी। एक तरफ अग्निवीर योजना में संशोधन का प्रावधान केंद्र सरकार करने वाली है, जैसा कि अग्निवीर योजना का मसला भी उठा था
क्या इसमें सुधार किया जाए या फिर इसे बंद किया जाए। तो दोस्तों एनडीए की सरकार, केंद्रीय सरकार एक बार फिर से इस पर सोच विचार करेगी। वहीं पर नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रावधान करने वाली है। जी हां दोस्तों, कुछ और मांगे भी हैं जो कहीं ना कहीं बजट में उठ सकती हैं कुछ देने के लिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। नई सरकार के गठन के बाद पेंशन मंत्रालय की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में रखी है। जी हां दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो वो प्रधानमंत्री मोदी जी देखेंगे। क्या पेंशन बढ़ानी है, किस चीज का क्या फैसला लेना है, क्या शिकायतें हैं पेंशनर की, तो पेंशन मंत्रालय की जो डोर है, जो रस्सी है, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी है। फिर दोस्तों पेंशन भोगियों को प्रधानमंत्री जी से बड़ी उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी जी उनकी लंबित मांगे पूरी करेंगे। जी हां दोस्तों, अब हमें भी ये भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये सरकार बनी है तो हमें इस सरकार पे थोड़ा बहुत भरोसा रखना पड़ेगा कि ये हमें कुछ दे, आगे चलकर हमारी मांगों को कुछ पूरा करे। क्योंकि दोस्तों 5 साल कुछ कम नहीं होते। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हम किसी दूसरी सरकार पे डिपेंड है। अब जब इनकी सरकार आई है तो फिर हम इन्हीं से कयास लगाएंगे कि ये हमें कुछ दे। वहीं पर वित्त मंत्रालय की जिम्मेवारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सौंपी गई है। पेंशन भोगियों को उनसे भी उम्मीद है। वहीं पर रेल मंत्रालय की जिम्मेवारी श्री अश्विनी वैष्णव को दी गई है। उनमें से भी पेंशन भोगियों को काफी उम्मीद है। वहीं पे रक्षा मंत्री जी और श्रम मंत्री से भी पेंशन भोगियों को काफी उम्मीद है। यानी मोदी जी के जो सहयोगी मंत्री जी हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो वित्त मंत्री हो, चाहे वो श्रम मंत्रालय के मंत्री हो, अब उनसे ही उम्मीदें हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट में काम करें और पेंशनर को कुछ ना कुछ दे, सरकारी कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दे, देश की जनता को कुछ ना कुछ दे। अब हम इनसे ही उम्मीदें लगा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कम्यूटेशन बहाली 12 साल पे। जी हां दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा ये मुद्दा है क्योंकि इससे आपको ही नुकसान हो रहा है अगर आप 15 साल तक अपनी पेंशन में से कम्यूटेशन का अमाउंट कटा गए। पेंशन मंत्रालय की जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में रखी है। ऐसे में पेंशन भोगियों को इस बार बजट से उम्मीद है कि कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल की जाएगी। जी हां दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं एक बजट का मुद्दा है, क्योंकि 15 साल से अगर पीरियड कम होगा तो फिर दोस्तों आपकी पेंशन में से कम्यूटेशन जो कट रहा है वो फिर रोका जाएगा, और जो एक्सेस पेमेंट चला गया है हो सकता है उस पर भी कुछ बात बन जाए, वो आपको लौटाया जाए। तो दोस्तों घुमा फिराकर ये पैसे पे बात आती है। तो दोस्तों जो भी पेंशन से रिलेटेड मुद्दा है वो प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे बजट में ये रखा जाए कि अगर कम्यूटेशन का पीरियड कम किया जाता है तो कितना खर्चा इस पे आ सकता है, क्या वो एक्सेस पेमेंट चला गया है सरकार पे वो आपको मिलना चाहिए, कितना टोटल लमसम खर्चा आएगा। तो ये भी एक बजट का मुद्दा बनेगा। इसका प्रत्यक्ष नजारा गुजरात और राजस्थान में देखने को मिला है। राजस्थान सरकार ने कम्यूटेशन बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करने का आश्वासन दिया है। वहीं पर गुजरात सरकार ने इसको घटाकर 13 साल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो दूसरी सरकारें हैं राज्य की वो ये काम कर रही हैं पेंशनर के हक में, सरकारी कर्मचारियों के हक में। कोई पीरियड 12 साल कर रहा है, कोई 11 साल कर रहा है, कोई 13 साल कर रहा है, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं। तो इसी तरीके से केंद्र सरकार को भी ये करना पड़ेगा, उसे भी एक ऐसा बजट पेश करना पड़ेगा जिससे आपको कुछ फायदा हो। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और दोस्तों जो ये सरकारें काम कर रही हैं पेंशनर के हक में, सरकारी कर्मचारियों के हक में, और दोस्तों ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकारें हैं। ऐसे में बीजेपी राज्यों में इसका फायदा दे सकती है, तो केंद्र में क्यों नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार योग्य निर्णय लेते हुए कम्यूटेशन बहाली 15 साल से घटाकर 12 साल कर सकती है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये पीरियड है इसे कम किया जाए। जैसे कि दोस्तों डीओपीटी ने डीओपीपीडब्ल्यू को लेटर भी भेजा था कम्यूटेशन का पीरियड कम करने के लिए। तो दोस्तों ये आगे चलकर एक अच्छी खबर बन सकती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशन धारकों की पेंशन आय कार्ड से मुक्त। जी हाँ दोस्तों, अभी आप पेंशन पे टैक्स देते हैं जो टैक्स की रेंज में आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है आगे चलकर आप टैक्स ना दें पेंशन पे? जरा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। पेंशन भोगियों की लंबित मांगों में एक मांग है कि उनकी पेंशन आय कार्ड से मुक्त की जाए, जो उनको पेंशन पे टैक्स देना पड़ रहा है उसमें छूट मिले। ऐसे में पेंशन भोगियों की इस मांग के ऊपर केंद्र सरकार बजट में विचार कर सकती है, इस लंबित मांग को पूरा करेगी
क्योंकि केंद्र सरकार पेंशन भोगियों से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती है। अब पेंशन भोगियों की असली ताकत केंद्र सरकार को समझ में आ गई है। ऐसे में जब विधायकों सांसदों की पेंशन आय कार्ड से मुक्त है, बिल्कुल दोस्तों, जब विधायक हो गए, सांसद हो गए, अब दोस्तों उनको भी छूट है टैक्स में, पेंशन पे उनको फुल पेंशन मिल रही है। यानी वो रिटायर भी हो गए हैं, वो विधायक पद से हट भी गए हैं, लेकिन तभी भी पेंशन उनको दी जा रही है। कईयों को तो फ्लाइट फ्री है, ट्रेनों में सफर फ्री है, किराया मुफ्त है, और इतनी लाख लाख पेंशन, इवन उनके परिवार को भी इतनी लाख लाख पेंशन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखा जाता है। तो दोस्तों जो सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनकी जो पेंशन है वो कैसे टैक्स से मुक्त है? वो टैक्स क्यों नहीं भर रहे हैं? वो इस वजह से क्योंकि वो सांसद है, वो मंत्री हैं इतने बड़े। ये गलत है। तो पेंशन भोगियों की भी पेंशन आय कार्ड से मुक्त करने का ऐलान बजट में किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन पे आप टैक्स क्यों दे रहे हैं? अगर आप टैक्स दे भी रहे हैं तो इतना मोटा पैसा कहां जा रहा है? वो जा रहा है सरकार के पास। तो क्या वो आपका भला कर रही है? क्या आपकी मांगों को मान रही है? इतना बड़ा रेवेन्यू सरकार के पास जा रहा है, जीएसटी का कलेक्शन सरकार के पास जा रहा है, और भी जो खर्चे हैं वो सरकार के पास जा रहे हैं। वो आप ही का पैसा ले रही है, आप ही का पैसा लेकर अपने खाते में जमा कर रही है। और दोस्तों वो लगा रही है कहीं दूसरी जगह, कहीं दूसरी जगह लगा रहे हैं, लेकिन जो आपकी मांगे है रियल में वो नहीं सुन रही है। जहां पर पैसा लगना चाहिए, आप ही का लिया हुआ पैसा कहीं दूसरी जगह लगाया जा रहा है, भले ही वो मंत्रियों पे खर्च हो रहा हो या फिर कहीं दूसरी जगह खर्च हो रहा हो, लेकिन जो आपकी मांगे है उसमें पैसा नहीं लग रहा है। ये यहां पे गलत है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, बजट में कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स का भी ख्याल रखा जा सकता है। रेलवे मंत्रालय की जिम्मेवारी अश्वनी वैष्णव जी को सौंपी गई है। रेल मंत्री से पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि रेल किराए में 50% की जो छूट कोरोना के पहले मिलती थी, उस छूट को फिर से बहाल किया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो सीनियर सिटीजन है उनको छूट मिले। पेंशन भोगी लंबे समय से इसकी मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की जो चुनावों में हालत हुई है उससे सबक लेते हुए केंद्र सरकार रेलवे किराए में 50% की छूट पेंशन भोगियों को और सीनियर सिटीजन को दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे किराया है उसमें छूट मिले लगभग 40%, 50%, चाहे वो पेंशनर हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। इसको लेकर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है कि उन्होंने रेल मंत्री से अपील की है कि उन रियायतों को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने कहा है कि इस कदम से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो हर रोज आवागमन के लिए इस पर निर्भर है, जो लगातार जर्नी कर रहे हैं, जो लगातार एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं, तो उनको छूट मिले रेलवे किराए में। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बजट में बात रखी जानी चाहिए और इसका भी एक अनुमानित बजट तय होना चाहिए और छूट मिलनी चाहिए बजट में ही। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एनपीएस के तहत मिलेगी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को केंद्र सरकार से उम्मीद है कि एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाल किया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार एनपीएस को खत्म नहीं करने वाली है। एनपीएस में केवल सुधार किया जाएगा। दोस्तों एनपीएस को खत्म करना ही यहाँ पे सही है। एनपीएस को यहाँ पे खत्म करें और उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, क्योंकि एनपीएस में नुकसान हो रहा है कर्मचारियों का और ओल्ड पेंशन स्कीम में फायदा है। वहां पे उनको कम्यूटेशन देखने को मिलेगा, ग्रेजुएटी देखने को मिलेगी, जीपीएफ देखने को मिलेगा ओल्ड पेंशन स्कीम में, बल्कि एनपीएस में ऐसा कुछ है नहीं। 10%, 14% के हिसाब से सरकार काम कर रही है एनपीएस में और आपका नुकसान कर रही है। तो बजट में इसको महत्व दिया जाए कि जो एनपीएस है उसको पूरी तरह खत्म किया जाए। इसमें सुधार नहीं चाहिए, ना ही अग्निवीर में सुधार चाहिए, ना ही एनपीएस में सुधार चाहिए। सीधा सा इसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए इसे। इस सुधार के तहत कर्मचारियों की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर एनपीएस खत्म हो जाए तो फिर ओपीएस के तहत पे लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ही मिलेगी, जैसा कि औरों को मिलती है। यह प्रावधान भी रखा जाना चाहिए बजट में। फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए। जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनको भी यहां पे बढ़कर पेंशन मिले, डीए भी। पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए किया जाएगा। पेंशन भोगियों द्वारा इसकी मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पेंशन भोगियों की हाय लगी और भाजपा अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई। जी हाँ दोस्तों, ये आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि पेंशन भोगियों की हाय लगी, पूर्व सैनिकों की हाय लगी, कहीं ना कहीं जो आधी देश की जनता है उसकी हाय लगी।
क्योंकि जब तक आपकी मांगे पूरी होंगी नहीं तो अंदर से मन दुखी होता है। जब मन दुखी होगा तो फिर वोट नहीं पड़ पाएंगे, आप वोट पर जाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, पेंशनर्स की नाराजगी का, पूर्व सैनिकों की नाराजगी का, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का। ऐसे में श्रम मंत्री से उम्मीद है कि पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला लेते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी जो मिनिमम पेंशन मिल रही है उसको मैक्सिमम पहुंचाया जाए ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं एक बजट का मामला है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि बजट में ये मसला सॉल्व हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों जुलाई से ओआरओपी 3 का फायदा। जी हां दोस्तों, जुलाई से ही आपको ओआरओपी 3 का फायदा मिले। तीसरे कार्यकाल में भी रक्षा मंत्री की जिम्मेवारी श्री राजनाथ सिंह जी को दी गई है। जी हां दोस्तों, फिर से रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी आए हैं। ऐसे में इस कार्यकाल में रक्षा मंत्री के तौर पर श्री राजनाथ सिंह जी ओआरओपी 3 का फायदा पेंशन भोगियों को दे सकते हैं। हर 5 साल पर ओआरओपी में रिवीजन किया जाना है। अब इस हिसाब से जुलाई से ओआरओपी 3 आपको मिलनी है, जैसा कि आप जानते हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों को रक्षा मंत्री से उम्मीद है कि ओआरओपी 3 के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, अभी ओआरओपी 3 का बजट तय नहीं है, लेकिन आगे चलकर इसका भी पूर्ण बजट पेश होगा ओआरओपी 3 पर कि कितना खर्चा इसमें आएगा, कितनी इसमें लागत आएगी आपकी पेंशन बढ़ाने में। ओआरओपी 3 के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा और जुलाई से पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इसका बजट पूरी तरीके से आया तो फिर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सही टाइम पे ओआरओपी 3 आपको मिल जाए जुलाई में। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस बार पूरी विसंगतियां हटाकर आपको ओआरओपी 3 मिले, एक भी गलती ना मिले ओआरओपी 3 पेंशन टेबल पर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं रक्षा मंत्री जी से। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 18 महीने का एरियर और एफएम में 3,000 रुपए बढ़ाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि 18 महीने का बकाया एरियर का भुगतान इस कार्यकाल में किया जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है, वो इसलिए चुना है कि कुछ वो करें, जो रुका हुआ पैसा है वो आपका रिलीज करें। उसमें 18 महीने का डीए का एरियर भी है। तो दोस्तों अगले 5 साल के लिए, यानी इस कार्यकाल में उन्हें यह काम करना होगा। उन्हें पेंशनर के फेवर के लिए, सरकारी कर्मचारियों के फेवर में काम करना होगा, क्योंकि पेंशन भोगी संगठनों ने नए सिरे से 18 महीने एरियर की मांग की है। जी हां दोस्तों, कई जो संगठन थे वो भूल गए थे कि शायद हमें ना मिले 18 महीने का डीए का एरियर। चूंकि अब नई सरकार बन गई है, फिर से उस पर भरोसा दिखाया है कि कुछ मिल सकता है, तो एक बार फिर से 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो फिर से एक बार मांग उठी है, फिर से देने की मांग उठी है सरकार से। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की इस इच्छा को पूरा कर सकती है और बजट में इसका ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर सकती है। जी हां दोस्तों, आजकल के टाइम में 1,000 रुपए कुछ भी नहीं है। 1,000 रुपए ऐसे ही निकल जाते हैं जेब में से, पर्स में से। तो इसलिए 1,000 रुपए से बढ़ाकर यहाँ पे 3,000 रुपए फिक्स मेडिकल अलाउंस करा जाए। बल्कि कई जो संगठन थे वो डिमांड कर रहे थे 4,000 का या फिर 5,000 का, लेकिन यहाँ पे कुछ तो बढ़ाए, एफएमए का पैसा कुछ तो बढ़ाए, 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए तो करे। तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की इच्छा है कि पेंशन भोगी खुश रहें, इसलिए इस कार्यकाल में पेंशन भोगियों के हित में कार्य किया जाएगा। जो सरकार, यानी जो ये सरकार है, अगर ये पेंशन भोगियों के हित में, सरकारी कर्मचारियों के हित में, देश की जनता के हित में अगर काम करती है, तभी दोस्तों ये आगे सक्सेसफुल रह पाएगी, तभी वो आगे अपनी सत्ता बचा पाएगी। तो ये बात इनको ध्यान रखनी है, इस सरकार को ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हम पेंशनर का ख्याल रखें, पूर्व सैनिकों का ख्याल रखें, सरकारी कर्मचारियों को ख्याल रखें। अगर ये ख्याल रखते हैं आपका, आपकी मांगे सुनते हैं, आपकी आवाज सुनते हैं, तभी ये सरकार रह सकती है। जी हां दोस्तों, ये बात शायद इस सरकार ने समझ ली है लोकसभा चुनाव के बाद। तो दोस्तों ये फिर से मांगे हैं जो हम उठा रहे हैं, हम फिर से ये मांगे उठा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं आगे आने वाले बजट में आपको कुछ मिले, आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, बजट में कुछ ऐसी चीजें मिले आपको जिससे उसका यूटिलाइज किया जा सके आपकी मांगों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप इन सब जानकारियों का असर सरकार पे पड़े और आपको कुछ वो दे, आपकी मांगों को सुनकर कुछ वो दे।
वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।